नमस्कार साथियों। आज की क्लास में इस केमिस्ट्री को हम दूसरे पार्ट पे आ चुके थे। केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट में हमने पढ़ रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का यह पहला क्लास जो है सो क्लास 1 यानी कि पहला पार्ट जो है सो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। यह जो क्लास होने वाला है इस पर दूसरा जो है सो क्लास होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, और यह दूसरा चैप्टर भी प्रारंभ किया गया था जो कि मुख्य रूप से जो है सो आपके लिए बिहार दरोगा, जो कि एग्जाम बहुत ही जल्द में होने वाला है, बिहार एसआई के जो भी स्टूडेंट हैं उसके लिए भी यह जो है सो क्लास लिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप एसएससी की तैयारी करने वाले हैं उसके लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है, और बिहार टीचर के लिए भी जो है सो यह क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है सो जिस भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी आप कंपटीशन के जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जो है सो केमिस्ट्री का यहाँ से क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ से जो है सो अधिकांश क्वेश्चन जो है सो हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको इससे क्वेश्चन देखने को अवश्य ही श्योर मिलेगा आपके एग्जाम में। इसलिए मौका चूक ना जाए, उससे पहले आप इस सारे वीडियो को देख लीजिएगा। हमारे इस चैनल पे बहुत सारे अपलोड किया गया है वीडियो को, सभी क्लास को, सभी कंपटीशन की जितनी भी तैयारी है सभी इस यहाँ पे अवेलेबल है, कराया जाता है। प्ले लिस्ट में आकर के चेक कीजिएगा, सभी प्रकार के वीडियो आपको SST वगैरह का भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज के लिए हम आपके लिए क्या लेकर के आए हुए हैं। आप लोग भी बारीकी ढंग से इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम जो है सो पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले हमने देख लिए थे परमाणु मॉडल और भी देख लिए थे। अब जो है सो हम सीखते हैं यहाँ से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इससे पहले जे थॉमसन साहब का हमने देख लिए थे, अब हमें सीखना होगा रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था कि इन्होंने जो है सो इन्होंने क्या कहते हैं, इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। इनमें से रदरफोर्ड ने रेडियन से अल्फा किरण को निकाला और सोने की पत्थर पर प्रहार कराया था और निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त किया था। वो कौन सी जानकारियां था, उससे पहले हम आपको कुछ अपनी ओर से कुछ बताने वाले हैं। अब वो क्या जानकारियां हैं, चलिए एक ब्लैंक पेज को लेते हैं और यहाँ से समझिए जो हम समझाने की कोशिश आप लोगों के लिए कर रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा पेन की नींव को मोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई सही से दे सकें। रदरफोर्ड साहब ने दिए थे, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। रदरफोर्ड, ठीक है, इन्होंने क्या दिए थे, तो इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो है सो अल्फा कणों को लिया था। इन चीज़ों को भी ध्यान में आपको रखना है कि इन्होंने अल्फा कण को लिया था, और अल्फा कण पे कौन सी चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है। इन्होंने क्या किया था, तो एक स्वर्ण पत्थर लिया था। मान लिए कि यह जो एक पत्थर है यह क्या है, सोने की एक पत्थर है। स्वर्ण पत्थर इसलिए लिया गया था क्योंकि यह जो है सो इसको अत्यधिक पतला बनाया जा सकता है। इसका नाम दिए थे उन्होंने स्वर्ण पत्थर। तो ये हो गया आपका स्वर्ण पत्थर, ठीक है। और इस पर जो कण को प्रहार किया गया था, इस कण का नाम किया दिया था उन्होंने तो अल्फा कण, क्योंकि अल्फा कण जो है सो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज लेकर के आता है, और इस पर जो है सो जितने भी किरण को गुजारा गया था सभी के सभी क्या था, तो अल्फा कण था जिस पर पॉजिटिव चार्ज था। अल्फा कण गुजारने के बाद रदरफोर्ड साहब ने यही देखा कि अगर इस पर हमने अल्फा कण को ले रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर जो है स्वर्ण पत्थर जो है इस पर प्रहार करने के बाद पता चलेगा कि अगर टकरा करके वापस आ गया तो मतलब इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर टकरा करके वापस नहीं आता है तो स्वाभाविक है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और वो कौन सा होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। और इस प्रकार से इसको जो है सो एक दूसरे को आसपास आर पार कर देगा। तो यह जब सभी क्या था, तो इलेक्ट्रॉन था जिस पर माइनस चार्ज था, और यह जो है सो इस पत्थर से होकर के बाहर से अल्फा किरण गुजर गया था। लेकिन धीरे धीरे और जब इसके नाभिक के करीब आते गया कणों को लेकर के, तो इन्होंने देखा कि हल्का हल्का सा जो है इसके नज़दीक से जो गुजारते हैं वो इसके जो है सो टेपर हो जाते हैं, मतलब विचलित हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है, इससे विचलित हो जाते हैं। सभी कण जो है सो थोड़ा सा टेपर होकर के भाग जाते हैं। लेकिन इसके बीचों बीच से जो कण गुजारा गया था अल्फा कणों को, इसके बीच से जो अल्फा कण को गुजारा गया था नाभिक के बीचों बीच से होकर के, इसमें देखा उन्होंने कि जिस रास्ते से हमने अल्फा कण को गुजारे थे वो कण जो है सो नाभिक से टकरा करके पुनः वापस आ गया है। पुनः क्या आ गया है, तो वापस आ गया है। तो इससे उन्होंने अवलोकन किया कि इसके नाभिक में, स्वर्ण पत्थर के यानी परमाणु के नाभिक में जो होता है वो प्लस चार्ज होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से होता है। इसके नाभिक में क्या होता है, परमाणु के तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है जिस पर धनावेशित कण होता है। तो अल्फा कण भी धनावेशित था और इस पर भी धनावेशित था। दोनों टकरा करके क्या हुआ, तो चूर चूर हो जाता है, वापस चला आता है, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता, ये प्रतिकर्षित करता है। ध्यान में रखना है, प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, और माइनस प्लस रहेगा तो क्या करेगा, तो वो जैसो एक दूसरे को आकर्षित करता है। समझ गए ये बात। इसी चीज़ को अगर आप
PDF के माध्यम से देखेंगे, जो कि हमने आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। इस चीज़ को देखिएगा तो यहाँ पर भी उसी चीज़ को समझाया गया है, ध्यानपूर्वक ध्यान से देखिएगा इसको, तो पढ़ करके आपको वही चीज़ जानकारी मिलेगा जो कि हमने आपको समझाया है। यहाँ पर भी देखिए उन्होंने क्या किया था, एक स्वर्ण पत्थर लिया था, इसी को हमने स्वर्ण पत्थर के नाम दिए हैं। इसी को हमने क्या नाम दिया है, तो स्वर्ण पत्थर का नाम दिए हैं। ये जो गोला कलर आपने देख रहे हैं, इसी का नाम क्या दिए थे, तो हमने स्वर्ण पत्थर बोले थे। एक सेकेंड, तो इस स्वर्ण पत्थर जो आप देख पा रहे हैं, इस स्वर्ण पत्थर के ऊपर जो है सो अल्फा कणों की बौछार कराया गया था। ये जो भी कण देख रहे हैं ना सीधा सीधा, ये सभी क्या है, अल्फा कण है। सभी अल्फा कण पर प्लस चार्ज है। और नाभिक के नज़दीक से जो आया वो हल्का से विचलित हो गया, इस प्रकार से भाग रहा है। इधर भी देखिएगा तो बहुत सारे कण क्या हुआ, तो सीधा सीधा निकल गया, और नाभिक के नज़दीक से जो आया वो हल्का सा विचलित होकर के चला गया। परंतु जो अल्फा कण को हमने नाभिक के ठीक सामने गुजारा था, वो उससे टकरा करके पुनः वापस भाग आया, इधर नहीं गया, इधर ये नहीं गया। इससे पता चला कि ये इसके नाभिक में जो कण होता है, चार्ज जो होता है वो प्लस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव होता है इसके नाभिक में। किसी परमाणु के नाभिक में जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, तो प्लस होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, समझ गए ना। इससे आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक मकान है, क्या है, एक मकान है, इसको हमने मान लिया कि यह एक मकान है, या क्या है, तो एक मकान है। अब इस एक सेकेंड, मकान अगर ये है, मान लिया यह क्या है, तो मकान है, तो मकान में अब आप देखें कि कोई एक छोटा सा बालक है, यह बालक क्या करेगा, इस मकान में ढेला फेंकेगा। ढेला मतलब समझ रहे हैं ना, कोई पत्थर इसमें फेंक रहा है, तो पत्थर फेंकेगा तो देखेगा कि इधर उधर हमने चारों तरफ पत्थर मारे, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आया, मतलब अंदर से जो है सो ना कुछ आवाज़ आया, ना कोई मना करने के लिए, ना कोई कुछ करने के लिए आया। तो मतलब स्वाभाविक है कि इस घर में कोई इंसान अभी नहीं रह रहा है, इसलिए इधर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। पत्थर बेचारा मार रहा है बच्चा एकदम अपने पर। लेकिन फिर पता चला कि ये जब पत्थर मार रहा है इधर, तो हल्का सा जो है सो इसमें विचलित होकर के कण भाग रहा है पीछे। ये क्या हो रहा है, भाग रहा है पीछे, इधर से मारा तो इधर भाग रहा है, ये इस प्रकार से भाग रहा है। तो पता चला कि अंदर में कुछ ऐसा चार्ज जरूर है जो हमारी रिएक्शन को प्रतिकर्षण में बदलने का काम करता है। परंतु फिर उन्होंने देखे बीचों बीच, घर के बीचों बीच में जब ये इन्होंने ढेला फेंका, पत्थर फेंका, तो पता चला कि वो पत्थर जो है सो पुनः रिटर्न होकर के इसी को वापस आ रहा था, इसी को लगने के लिए वापस आ रहा था। तो इससे इसको ये समझ में आया, और आपको भी ये चीज़ समझना है कि इसके बीच में इसका मतलब है कि कोई इंसान जरूर रह रहा है, जो कि अगल बगल नहीं था, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं था, इधर उधर रिएक्शन नहीं था, लेकिन बीच में कोई रह रहा है, इसलिए हमको जो है सो वापस ये रिएक्शन में दे रहा है, मतलब ढेला हमको भी मार रहा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम रिएक्शन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अल्फा पर तो प्लस कण था, यहाँ पे फिर प्लस कण हो गया, प्लस प्लस होगा तभी तो दोनों को प्रतिकर्षण करेगा ना। तो इस चीज़ों को आपने समझ लिया अच्छे से। ये जो है सो रदरफोर्ड का था, और रदरफोर्ड का थ्योरी जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको समझाने में इतना वक्त लिए हैं। अब इन्होंने जो जानकारियाँ दिए थे, वो जानकारियाँ जो हमने समझाए वही सारा यहाँ पर लिखित रूप से है। वो क्या है, जरा देखिए। कहता है कि अधिकांश अल्फा कण सोने की चादर को पार कर गई, अतः परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, तो खोखला है। जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको बताया है ना, यहाँ से ये सभी का सभी कण क्या है, सीधा सीधा निकल गया। तो सीधा सीधा निकल गया तो परमाणु का बहुत सारा भाग क्या है, खोखला हो गया। बहुत सारा भाग क्या हो गया, खोखला हो गया। उसके बाद फिर अगला पॉइंट कहते हैं कि कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग में थोड़ी सी विचलित होता है, थोड़ा सा क्या हुआ, विचलित होती है, यानी कि तिरछा होती है, होकर निकल गई। अतः उन्होंने परमाणु की मध्य भाग जो है सो धनात्मक कहा। परमाणु का जो मध्य भाग है, बीच का जो भाग है, वो क्या है, तो धनात्मक है। धनात्मक है तभी तो इससे जो है सो इसके संपर्क में जैसे ही आया तो वैसे ही क्या हो गया, तो भाग गया, वैसे ही क्या हो गया, तो भाग गया। लेकिन ठीक बीचे बीच जाएगा तो ये पुनः वहाँ से रिटर्न करेगा। तो ये सारी चीज़ हमने समझाया, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखित रूप आपको दे रहे हैं। फिर कहते हैं कि 12,000 में से एक अल्फा किरण परमाणु के मध्य भाग में टकराकर वापस आ जाती है। टकराती है और कहाँ आ जाती है, तो वापस आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है। परमाणु का जो मध्य भाग, बीच वाला जो भाग होता है, वो ठोस होता है। उन्होंने नाभिक नाम दिया, इसी ठोस भाग का क्या नाम दिया था, उन्होंने नाभिक नाम दिया था। किन्होंने दिया था, तो रदरफोर्ड साहब ने दिए थे। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, समझ गए ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीक़ा से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने पहले ही बता दिए कि शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। शुरू से अंत तक देखने के बाद जो है सो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। अगर डाउट फिर भी रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपके डाउट को सॉल्यूशन जरूर करेंगे। आगे समझिए, कहते हैं रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये तो सभी वैज्ञानिकों ने कहा कि नाभिक के जो है परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है सो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, नाभिक है,
और इसका जो है सो कक्षा है ये सभी क्या है, तो ये कक्षा है। तो बाहरी कक्षा में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन रहती है, जो कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है सभी जगह, सभी में क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाती है। लेकिन इसके नाभिक जो है बीच वाला, ये नाभिक में जो है सो क्या क्या रहता है, तो इसमें जो है सो आपको प्रोटॉन मिलेगा और इसी में जो है सो आपको न्यूट्रॉन भी मिलेगा, जिस पर क्या चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है, तो माइनस चार्ज होती है। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। और किसी भी परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है उसके नाभिक में ही छिपा हुआ होता है, इसलिए संपूर्ण द्रव्यमान को ए, तो ए बराबर इसके द्रव्यमान नाभिक में देखते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ए बराबर n+p हो जाता है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के आधार से आप जो है सो परमाणु का भार भी निकाल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। किसी भी दो को मान दिया हुआ रहेगा तो तीसरा को आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि अभी न्यूमेरिकल हम हल करेंगे, बनाएंगे, सिखाएंगे, तो उस वक्त आपको हम बताएंगे इन चीज़ों को। अगला व्यक्ति आ जाते हैं, अगला वैज्ञानिक आ जाता है मैक्सवेल का सिद्धांत। अब जो है रदरफोर्ड के बाद मैक्सवेल साहब आए हैं, तो इनका सिद्धांत देखिए, कहते हैं कि इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है, वृत्तीय मतलब गोल चक्कर, इस प्रकार से अगर चक्कर लगा रहा है कोई भी वस्तु, एक सेकेंड उल्टा हो गया, तो ये अगर चक्कर लगा रहा है तो उन्होंने कहा कि तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वृत्तीय कक्षा पर चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब उससे जनरेट होती है ऊर्जा, बाहर की ओर निकलती है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। जिस कारण उसका ऊर्जा जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो बाहर जो चक्कर लगा रहा है, इसकी जो है क्या है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, जिसके कारण ऊर्जा समाप्त हो जाएगा, तो फिर यह क्या हो जाएगा, तो नाभिक में आकर के वापस गिर जाएगा। ऐसा किसने कहा था, तो मैक्सवेल जी ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है सो नाभिक में आकर के गिर जाएगा। फिर कहते हैं जिस कारण परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, परमाणु के क्या हो जाएगा, अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अतः मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत को, परमाणु मॉडल को क्या नाम दिया था, तो अस्थायी नाम दिया था। ये किसका थ्योरी था, तो मैक्सवेल का साहब का था। तो मैक्सवेल के बारे में बस इतना ही आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि इन्होंने कहा था कि बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है, इसको चक्कर लगाने के साथ साथ जो है सो ये अपनी ऊर्जा का उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करने के बाद इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगा, और समाप्त हो जाएगा तो इसका जो कण है वो सभी कहाँ चला जाएगा, तो नाभिक में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, तो नाभिक में चला जाएगा, और परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, परमाणु रहेगा ही नहीं। और एक चीज़ क्या कहा था, तो ये जो है सो परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसको ये इन्होंने अस्थायी बता दिया। बस इतनी पॉइंट को आपको मैक्सवेल साहब के बारे में ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए अगला वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है बोरबरी। क्या नाम होता है इनका, बोरबरी नाम होता है। इस बोरबरी के बारे में देखिए, ये भी बहुत अच्छा जो है सो कॉन्सेप्ट दिए हैं, और वर्तमान में जो है सो बोरबरी साहब का ही ज़्यादा फेमस नाम चल रहा है। देखिए कहते हैं बोरबरी का मॉडल, इसी मॉडल को मान्यता प्राप्त है। इसी मॉडल को क्या है, तो मान्यता प्राप्त है। बोरबरी मॉडल को ही मान्यता प्राप्त है परमाणु के बारे में। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि इसे निल्सन बोर ने दिया था। इस मॉडल को किसने दिया था, तो निल्सन बोर ने दिया था, नाम याद रखिएगा। इसके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। सभी ने कहा परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, इसमें कोई खास बात नहीं आया परिवर्तन। आगे देखिए कहता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, सभी ने कहा, ठीक है। इसे संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। पहले ही हमने सीख चुके हैं, जे थॉमसन साहब भी जो है सो ऐसा ही कुछ कहा था कि परमाणु का जो नाभिक है उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इन्हीं दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियॉन कहते हैं। कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। जब मूल कक्षा में रहेगा तो उस ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। मतलब ये मान लेते हैं नाभिक है, नाभिक के बाहरी कक्षा में जो है सो अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है तो यह जो है सो अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है। यह क्या करता है, ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, उत्सर्जन नहीं करता है, जबकि मैक्सवेल ने कहा था उत्सर्जन करता है। उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। एक सेकेंड, इसके ऊर्जा में कहते हैं कि कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ऊर्जा में कोई परिवर्तन जो है इसमें नहीं देखने को मिल जाता है। अब आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इसके बारे में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही अच्छा जो है सो फैक्ट के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। इन्होंने देखिए आगे क्या कहा था बोरबरी साहब ने कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरी वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उस कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा जो होती है सो बढ़ जाती है। हमने इससे पहले वीडियो में पहले पार्ट में आपको एक चीज़ समझाए थे, निम्न कक्षा क्या होती है, सॉरी निम्न ऊर्जा कक्षा क्या होती है और उच्च ऊर्जा कक्षा क्या होती है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि यह क्या है, नाभिक है। अब इस नाभिक के चारों ओर कक्षी लगी हुई है। कक्षा मतलब
एक्सिस है ये, एक तरह से मान लीजिए। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सभी बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रही है। सभी मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन जो है सो सभी जगह चक्कर लगा रही है। ये आप भी समझ सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन है। अब बीच में जो है सो प्लस चार्ज है, जिसमें क्या होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और क्या होता है तो न्यूट्रॉन होती है। अब हमने बताए थे उच्च कक्षा क्या होता है कि जो बाहर नाभिक से जितना दूर कक्षा जाएगा वो उतना ही ज़्यादा जो है सो क्या होगा तो उच्च कक्षा, उच्च जो है सो शक्तिशाली कहलाएगा, उच्च कक्षा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, उच्च कक्षा कहलाएगा। और नाभिक के जितना करीब वाली कक्षा होगा उसी को हम क्या कहेंगे तो निम्न कक्षा कहेंगे। इसको हमने एक उदाहरण के द्वारा भी समझाए थे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहली पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें अच्छे से समझाए हुए हैं। फिर भी हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा होगा उसको निम्न कक्षा कहेंगे, और नाभिक से जो जितना ज़्यादा दूरी पर जाएगा वो उतना ही अधिक उच्च जो है सो कक्षा कहलाएगा, यानी कि उच्च ये गतिशीलता रहेगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये जो है सो पहली नाभिक की पहली कक्षा है तो ये निम्न कक्षा होगा। इसकी तुलना में ये वाला जो कक्षा आप देख रहे हैं ये इसकी तुलना में क्या हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा शक्तिशाली। ये इसकी सब की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। मान लेते हैं एक कक्षा और अगर हमने इसे बना दिए तो ये भी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सो इसमें उच्च कक्षा एवं निम्न कक्षा का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। उसके बाद आगे कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात तो उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। अब मान लेते हैं ये नज़दीक है, अब दूर वाली कक्षा से कहाँ आ रही है तो निम्न वाली में आ रही है। मान लेते हैं ये सबसे बाहर यही है तो ये है दूर वाली, तो ये उच्च अच्छा है, उच्च जो है सो कक्षा है। यहाँ से अगर नाभिक की ओर आता है तो यह इलेक्ट्रॉन जो है सो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा में कमी आ जाता है। तो इसी को कहते हैं कि समीप वाली ऊर्जा में है तो ऊर्जा का उत्सर्जन किया तो ऊर्जा की इसमें कमी हो जाएगी। लेकिन जब अंदर से बाहर की ओर जाएगा तो धीरे धीरे इसको कम ऊर्जा है, कम शक्ति है, कम से इसके पास कितना शक्ति आ जाएगा तो ज़्यादा आता जाएगा, तो ये उच्च ऊर्जा कक्षा की ओर चला जाएगा। समझ रहे हैं ना, हम समझाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं फिर भी समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि किस जगह पे आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है। हम उस चीज़ को फिर से रिपीट करके आपको अगले वीडियो में समझाने की अपनी ओर से पूरा जिम्मेदारी आपके लिए लिए हुए हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छे से यहाँ पर हर एक डाउट को सॉल्यूशन किया जाएगा, हर डाउट को सॉल्व किया जाएगा। चलिए आगे की ओर इस क्लास को देखिएगा। अब कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में समझिए इसमें, इस फिगर को, कि जैसे कि ये है नाभिक है और ये जो है सो निम्न कक्षा है और ये जो है सो उच्च कक्षा है। इसमें कहते हैं प्लस प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन नहीं, यहाँ पर जो है सो प्लस चार्ज होती है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें माइनस चार्ज होती है। अब हमें अगर निकालना होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन मतलब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होती है, पहली कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, दूसरी कक्षा में कितनी होती है, इसी प्रकार से तीसरा कक्षा हो गया तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, चौथा कक्षा आ गया तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अभी तो हमने जनरली बोल रहे हैं कि नाभिक के अलावे, नाभिक जो बीच में है उसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसी में जो है सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बाकी जितनी भी कक्षा आप देख पा रहे हैं सभी में क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन होती है। तब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होती है उसकी संख्या हमें कैसे पता चलेगा कि किस में कितना होता है। तो ये तो है नहीं कि हम अंदाजे पे कितना भी जैसे इलेक्ट्रॉन डाल दें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है 2n²। इससे आपको पता चलेगा कि कितना जो है सो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जहां n क्या होता है तो कक्षा की संख्या होता है, n क्या होता है तो कक्षा की संख्या। अगर मान लेते हैं हमें पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना होगा तो 2 और n के जगह पे 1, क्योंकि पहली कक्षा में देख रहा है तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2 बचेगा। मतलब इसकी पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, बिंदु का मतलब समझ लेना इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते। इस चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि इसी के आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे तो उस वक्त आपको बताएंगे कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है और उसी के अनुसार जो है सो उसका नाम दिया जाता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अगर मान लेते हैं कि दूसरा कक्षा में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं तो n के जगह पर रख लिए 2 और इसका कर दिए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ सूत्र से तो कर दिए हमने स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो मतलब दूसरी कक्षा जो आप ये वाला देख पा रहे हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा को देखेंगे तो 2 गुने 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18। मतलब तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कितना आएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसमें 18 बार ऐसे करके आप दर्शा सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को। मान लेते हैं चौथे कक्षा में गया तो फिर 2 गुने 2 गुने
4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौके 16 और 16 का 2 गुना कर दिए तो 16 दूना 32, मतलब चौथी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वो कितना होगा, तो 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहली कक्षा में कितना आ जाएगा 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32, चौथी कक्षा में कितना हो जाएगा, तो 32, जो कि हमने अभी निकाल के भी दिखाया है और यहाँ पर भी निकाला हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने निकालने के लिए बहुत ही अच्छे से सीख गए। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट है, इसको समझिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने किया और किसकी द्रव्यमान कितना है और इस पर आवेश कौन सा है, इसके बारे में समझिए। जैसे पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है और तीसरा न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों को हम मूलकण कहते हैं। इस कणों के बारे में देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन साहब ने किया था। किसने किया था, तो जे थॉमसन साहब ने किया था 1897 ईस्वी में। फैक्ट को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर प्रोटॉन को देखेंगे तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था 1919 ईस्वी में, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। तो तीनों को खोजकर्ता आपने देख लिया। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन हो जाएगा, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन हो जाएगा और न्यूट्रॉन को चैडविक हो जाएगा। तीनों को नाम केवल याद रख लीजिएगा, काम चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन जो है सो गोल्डस्टीन हो जाएगा और न्यूट्रॉन चैडविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा। अब उसके बाद इसके जब द्रव्यमान देखेंगे, इस पर किस पर कितना भार होता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन की भार 9.1 इंटू 10⁻31। एक सेकेंड, इसका जो वैल्यू है वो हम लिख करके आपको बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है शायद आपको ना दिखता हो। इसका जो वैल्यू है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। ये किस पर है, तो इलेक्ट्रॉन की है। किस पर है, तो इलेक्ट्रॉन की है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्रोटॉन पे कितना है, प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो इसकी भार है वो 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg है, -27 kg। ये किसकी द्रव्यमान है, तो प्रोटॉन की। और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान कितना है, तो n = 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये क्या है, इतना kg है। तो दोनों को देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की भी वजन इतना है और प्रोटॉन की भी वजन इतना है। दोनों में बस कितना अंतर का दिख रहा है, तो 1.67 इसमें भी है, 1.67 इसमें भी। इसमें 48 आ गया है लास्ट में, इसमें 25 आ चुका है। बाकी 10⁻⁻27 यहाँ भी है, 10⁻⁻27 यहाँ पर भी है। ये 48 ज़्यादा है, 25 कम है, इसलिए न्यूट्रॉन की वजन जो है सो ज़्यादा है प्रोटॉन की तुलना में, इसलिए n इज़ ग्रेटर देन हम p भी कह सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, 9.1 है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को पहले रखेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से भी सजा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजन सबसे ज़्यादा है, फिर न्यूट्रॉन की है, फिर प्रोटॉन की है। तीनों को इस प्रकार से क्रम में आप सजा करके देख सकते हैं भार के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया ना। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब इसको देखिए, इसका PDF जब मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जब हम आवेश वेग देखते हैं तो इस पर माइनस चार्ज होती है, बाकी ये जो है सो प्रोटॉन जो देख रहे हैं इस पर प्लस चार्ज होती है, और न्यूट्रॉन जो देखते हैं उसमें नो चार्ज होता है, कोई आवेश ही नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए नो चार्ज इसको कह सकते हैं। भार के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा भार किसका, एक सेकेंड, न्यूट्रॉन किस ज़्यादा भार बता रहे हैं, एक सेकेंड। देखिएगा यहाँ पर जो भार दिया गया है, भार के जो है सो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन की है, फिर प्रोटॉन की है, फिर इलेक्ट्रॉन की हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, वो थोड़ा सा मिस हो गया था वहाँ पे। भेदन क्षमता जो है सो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से है। समझ गए, तीनों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनों क्या होता है, इस पर जो है इसका भार भी शून्य होता है। इसका क्या था, खोज पॉली साहब ने, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था, तो पॉली साहब ने किया था। और इसका द्रव्यमान तथा आवेश दोनों ही क्या होता है, तो शून्य होता है। दोनों ही क्या होता है, तो शून्य। न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान भी शून्य होता है, द्रव्यमान कोई द्रव्यमान नहीं होता है, उस पर कोई आवेश भी नहीं होता है। पॉजिट्रॉन जो देखते हैं, पॉजिट्रॉन नाम से ही स्पष्ट होती है कि इस पर प्लस चार्ज होगा, ठीक है, इसलिए E+ कर दिया है। यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। इसकी खोज जो है एंडरसन ने किया था। इसके द्रव्यमान तथा आवेश दोनों ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, किंतु इसकी प्रकृति विपरीत होता है, इसलिए इस पर प्लस हो गया। इस पर कौन सी चार्ज हो गया, प्लस, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, तो माइनस चार्ज होता है। इसकी प्रकृति ठीक विपरीत होता है पॉजिट्रॉन का। उसके बाद आगे की ओर देखेंगे इसके बारे में और क्या कहते हैं, एक सेकेंड। निरपेक्ष द्रव्यमान कहा गया था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg हो जाएगा। और आवेश जो है इसका प्लस होता है, इसलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। किसका, पॉजिट्रॉन की आवेश।
रिमार्क के लिए कहते हैं कि जब जो दो एंटी पार्टिकल यानी प्रतिकण दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो नष्ट हो जाता है। मेसोन की खोज किसने किया था, तो युकावा ने किया था। मेसोन की खोज किसने किया था, तो युकावा ने किया था। और इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आप ही का है कि जब भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचा रहेगा और आप जो है सो अपनी पढ़ाई को सुचारू तरीके से कंटिन्यूटी बना करके आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ से रहिए, पढ़िए, सीखिए, समझिए। जो भी डाउट होता है आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। हम आपके सारी डाउटों को ज़रूर इसका सोल्यूशन करने की काम करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि इस काम को हम जारी रखें और आपको लिए जो है सो टाइम टू टाइम वीडियो बना करके क्लास लेते हुए रहें और पढ़ाते रहें। पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तो हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए जय हिंद।